दोस्तों, मैनेजमेंट का लेक्चर 6 रेडी है और इसको हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे उसको दिया था टेलर ने, ठीक है, लेकिन इसको यूटिलाइज किया था जापान ने। जापान ने सबसे ज्यादा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज किया है और उसको आप देखोगे कि उसने जब उसके ऊपर अटैक हुआ था बॉम्ब से, अमेरिका ने किया था हिरोशिमा नागासाकी, आपने सुना होगा। उसके बाद उसका इकोनॉमी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, वहां पे लोग डिस्ट्रॉय कर दिए थे, मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन कर दिया था। लेकिन वहां से निकल के आज देखो जापान कहाँ पहुंच गया है। तो कैसे पहुंचा? उसने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज किया। और आप देखो कि वहां पे अगर ट्रेन भी, एक एक बार न्यूज़पेपर में आया था कि ट्रेन वहां पे सिर्फ 1 मिनट लेट हुई तो वहां की गवर्नमेंट का बयान आया था कि जो वहां के लोग हैं उनसे वो सॉरी फील करते हैं कि हमारी जो सर्विस है उनको वेट करना पड़ा, 1 मिनट का वेट करना पड़ा। आप सोच सकते हो कि वो कितने ज्यादा कमिटेड है अपनी जॉब के लिए। अब आप सोचो कि अगर वो ट्रेन 1 मिनट लेट हुई थी, ठीक है, बल्कि आप सोचो कि वो ट्रेन कभी लेट होती ही नहीं है, मतलब वो तो एक्सेप्शनल केस में वो 1 मिनट लेट हो गई, नहीं तो कोई डिले ही नहीं है। आप जा रहे हो प्लेटफॉर्म पे और आपको वहां पे ट्रेन पूरे एक्यूरेट टाइम पे मिलेगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है यार? एक मतलब वहां के लोगों के लिए इससे अच्छा क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे सकती है कि उनके टाइम की वैल्यू है, उनको उनको रिस्पेक्ट मिलती है कि हाँ यार उनकी कदर है कहीं पे। अब आप इसकी बैकग्राउंड को देखो कि वहां पे कोई चीज लेट नहीं होती, हर चीज अपने टाइम के मुताबिक होती है। तो वो क्यों हो पाती है? क्योंकि वहां के लोग बहुत एफिशिएंट हैं, वहां के लोग टाइम पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बुलाया 9 बजे और आए 9:30 बजे, ऐसा नहीं है वहां पे कल्चर। वहां पे लोगों का काम करने का तरीका बहुत एफिशिएंट है और हर काम के लिए वहां पे क्या है कि एक बंदा फिक्स है। तो आप ये सोचो कि ये जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन पावर इस जापान को देखो कहाँ से बिल्कुल ही डाउन, जब बॉम्ब से अटैक हुआ था बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, इनके रिसोर्सेज बिल्कुल डाउन हो गए थे। रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, ठीक है। तो ये 5M होते हैं रिसोर्सेज। पूरे रिसोर्सेज डाउन थे लेकिन वहां से निकल के आगे पहुंच गए। तो आगे किसने बढ़ाया? लोगों ने बढ़ाया। लोगों ने कैसे बढ़ाया कि जहां पे उनकी जॉब थी, मतलब जिस तरह की एक्टिविटी करनी थी वहां पे उस तरह के लोग लगाए। अब आप सोचो कि अगर यहाँ पे एक बंदा फिक्स किया जाए जो कि इस काम को अच्छे से ना कर पाता हो, तो क्या ये टाइम डिले को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक राइट पर्सन राइट जॉब के लिए होना बहुत जरूरी है। अब ये बंदों को तो आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, मान लो इनमें से कुछ बंदे रिटायर हो गए, कुछ बंदे कंपनी छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे तो कंपनी छोड़ेंगे नहीं अगर उनको अच्छा आप रखोगे, लेकिन मान लो किसी कारण उनको जाना पड़ता है तो आप इनको कहाँ से लेके आओगे? आप एक सिलेक्ट करोगे पूल। आप ऐसे नहीं करोगे कि आप रेंडमली किसी को भी उठा के ले गए। आप एक मतलब जैसे सिलेक्शन रिक्रूटमेंट होती है, आप बहुत सारे बंदों में से भी बहुत सारी स्क्रीनिंग करोगे, तब जाके जो बहुत ही बढ़िया बंदा होगा वो उसको लेके आओगे कि वो वहां पे बैठे और ऐसी सर्विस दे कि लोग उससे खुश रहें। तो इसी के ऊपर ही आज हमारा चैप्टर होगा कि हम कैसे बंदों का सिलेक्शन करेंगे और बंदों में टैलेंट वाले बंदों को ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसी के ऊपर हमारा चैप्टर होगा स्टाफिंग के ऊपर। स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपने राइट बंदे को लेके आना और राइट जगह पे उसको लगाना जॉब पे। चलो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन पे होगा तो वो काम को एफिशिएंटली कर पाएगा। वो हर तरह का जो उसका जॉब प्रोफाइल है वो उसके साथ कमिटेड रहेगा और आपका जो एफिशिएंसी है एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो इम्प्रूव होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने जैसे प्लानिंग, सबसे पहले क्या था? प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग कर लिया, अभी आप क्या करोगे और कैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया कंपनी का भी, हाँ ये एचओडी होगा, ये उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स होंगे। अब उसके बाद आपका क्या रोल है स्टाफिंग में? स्टाफिंग में होता है कि राइट पर्सन इन द राइट जॉब। आपने ये बता दिया कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एचओडी है, ये एक्टिविटीज है और एक्टिविटीज करने के लिए हमें 4 बंदे चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि एक फंक्शनल मैनेजर चाहिए, तो फंक्शनल मैनेजर
के लिए राइट बंदे को, अब आपको देखो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, तो रिक्रूटमेंट में से आप जितने भी लोग अप्लाई करोगे उसमें से जो बेटर बंदा होगा, जो इस काम को अच्छे से कर पाएगा, अब इसको सिलेक्शन करने के लिए देखो क्राइटेरिया सिलेक्ट कर दिया है उन्होंने कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में देखो मैनेजमेंट भी पूछी जा रही है, तो इससे आपका टेस्ट हो रहा है कि जो बंदा चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएगा वो अच्छा एक मैनेजर बन पाएगा और वो इस काम को अच्छे से कर पाएगा। काम अच्छे से होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी। जो इनका काम है जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ये लोग अच्छे से कर पाएंगे। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो जो उस गांव की, जो उस शहर की इकोनॉमी होगी वो अच्छी होगी, वहां की इकोनॉमी अच्छी होगी तो पूरा इंडिया आगे बढ़ेगा। तो देखो यार यहाँ पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टाफिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आपने क्या किया, आपने एक ह्यूमन रिसोर्स बनाया। अब आप सोचो कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, वहां पे क्या होगा, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा कि एक डिपार्टमेंट आप क्रिएट कर दोगे, जैसे कि एक मैनेजर है, जैसे आपका डिपार्टमेंट है, फंक्शनल मैनेजर होंगे, वहां पे तो बहुत कम लोग होंगे, एक जनरल मैनेजर, एक फंक्शनल मैनेजर, उसके नीचे क्लर्क। तो वहां पे जो सारी एक्टिविटीज है स्टाफिंग की वो इसने ही करनी है, फंक्शनल मैनेजर ने करनी है। बट एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको करने के लिए तो यार देखो वहां पे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, उसमें कितने सारे बंदे हैं। ठीक है, तो उसमें तो मैनेजर नहीं कर पाएगा ना इतने सारे लोगों को, तो उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे आप बड़ी कंपनीज में जाओगे, इन्फोसिस में चले जाओ, टीसीएस में चले जाओ, टाटा में चले जाओ, मारुति सुजुकी में चले जाओ, तो आपको हर जगह ये एचआरएम डिपार्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक छोटी फैक्ट्री में जाओगे तो वहां पे एक मैनेजर को ही ये सारे काम करने पड़ते हैं। और स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि देखो आपने आपने सबसे पहले एक बंदे को रिक्रूट किया, उसको अपनी कंपनी में लेके आए, लेकिन उसको क्या करना है, उसको आपने ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी उसको। क्योंकि आपने क्या करना है, उस बंदे को अगर ट्रेनिंग अच्छे से वो उस काम को समझेगा नहीं, उसकी स्किल इंप्रूव नहीं होगी, तो आपकी एफिशिएंसी भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव नहीं होगी। तो स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि वो चलता ही रहता है, क्योंकि ट्रेनिंग बंदों की चलती रहनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जैसे मैंने आपको बताया, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, जी स्टाफिंग का मतलब होता है। और ये आपके बिजनेस को टॉप तक लेके जाने में हेल्प करता है। और आजकल इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गई है, इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए बढ़ गई है कि आप सोचो कि पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो छोटी होती थी, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई है, तो लोगों को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लोगों का बिहेवियर भी अलग अलग टाइप का है, तो अगर आप उनका ख्याल नहीं रखोगे, लोगों के बिहेवियर को नहीं समझोगे, तो आप कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में उनकी डिमांड को फुलफिल कर पाओगे, वो तो छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए उनकी डिमांड्स को उनको समझना बहुत जरूरी है। सेकंड, टेक्नोलॉजी, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आप सोचोगे कि पुराने लोगों से उनसे काम करवा लो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे पुराने लोग हैं, पुराने लोगों में क्या है कि कंप्यूटर को यूज करने में वो बहुत मतलब फेमिलियर नहीं है उसके साथ, तो उनकी एफिशिएंसी क्या है, उनकी एफिशिएंसी डाउन है। जब वो पूरा डिपेंडेंट है आप लोगों, आप जैसे लोगों के साथ, जो न्यू यंगर जनरेशन है। अगर ये बंदा काम पे नहीं आता है तो ये पूरे टेंशन में आ जाते हैं कि यार आज क्या काम कैसे होगा, क्योंकि सारा कंप्यूटर रिलेटेड काम है। तो इसलिए स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे फिक्स करना, नहीं तो ये ऐसे बंदे आएंगे, आगे आते रहेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, इनको काम समझ में नहीं आएगा, और काम नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन compete नहीं कर पाएगी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को एक हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कंपिटेंट ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल। देखो आप क्या करोगे, आपको जैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपिटेंट पर्सनल आए उस जॉब के लिए, मतलब जिस बंदे में स्किल हो वही बंदा ही आए। दूसरा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा अगर राइट पर्सन वहां पे आएगा। एक जॉब है उसको करने के लिए एक बंदा फिक्स कर दिया आपने, और वो बंदा बहुत ही अच्छा है, मतलब भीड़, इतनी सारी भीड़ में से ये बंदा सबसे अच्छा है, तो अगर आप इसको काम पे लगाओगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और दूसरा, बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी। तो आप देखो कि अगर बहुत सारे रिसोर्सेज, अगर एक ऐसे बंदे को लगाते हो जिसको काम के बारे में पता नहीं है, तो वो काम को खराब करेगा, रिसोर्सेज को यूज करेगा और काम भी खराब करेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम करेगा। बट अगर एक एफिशिएंट बंदे को लगाओगे तो वो रिसोर्सेज को भी कम यूज करेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा। सेकंड, आपका क्या होगा, मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि देखो आप क्या करोगे,
अगर ये बंदा अच्छा काम कर रहा है तो आप इसको ज्यादा पैसे दोगे, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में हो और उसको परफॉर्मेंस से रिलेटेड पे दोगे, ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा तो ज्यादा अच्छे पैसे दोगे, तो उससे क्या होगा, उसका मोरल भी बढ़ेगा। तो ये स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस है। अब स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये निकला कैसे? सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर सारे काम कर लेता है, लेकिन अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां आपको मतलब एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट चाहिए जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका काम क्या होता है? सारा ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज को देखना। अब ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज एक कंपनी में क्या क्या हो सकती हैं? एक जैसे आप बोलो एचआरएम डिपार्टमेंट है, ठीक है। एचआरएम डिपार्टमेंट के अंदर, अब मैं आपको डिपार्टमेंट गिनाता हूँ, देखो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे ये। एचआरडी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसका काम है लोगों की ट्रेनिंग करना, उनका स्किल डेवलपमेंट करना। सेकंड डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करता है कि जैसे वहाँ की जो मैन पावर है उसकी रिपोर्टिंग करनी, कि वहाँ पे कितनी स्किल मैन पावर है, कितनी अनस्किल मैन पावर है, और किस तरह की मैन पावर है। और उसके बाद है वेलफेयर डिपार्टमेंट, जितने भी लोग वहां से रिटायर हो रहे हैं उनका ध्यान रखना, जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनके रिलेटेड स्कीम्स बनाना कि उनकी मतलब परफॉर्मेंस को अच्छा किया जाए, उनके वेलफेयर के रिलेटेड, उनके पर्सनल ग्रोथ के रिलेटेड काम करना। उसके बाद देखो बहुत सारे, जैसे एडमिन डिपार्टमेंट भी आ गया। एडमिन डिपार्टमेंट का काम क्या है? जैसे जहाँ पे लोग रह रहे हैं, अब एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बना दी, उसके आसपास आपको कॉलोनी भी डेवलप करनी पड़ेगी, तो कॉलोनी सारा एडमिन डिपार्टमेंट देखेगा। अभी किसी बंदे ने कहीं टूर पे जाना है, मतलब कोई काम करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना है, तो उसके लिए व्हीकल का इंतजाम करना, अगर वो फ्लाइट से जा रहा है उसके लिए टिकट का इंतजाम करना, ये सारा एडमिन डिपार्टमेंट का काम है। तो आप सोचो कि एचआरएम के अंडर कितने सारे डिपार्टमेंट आ गए। तो वो सारे डिपार्टमेंट को डील करने के लिए हम फंक्शनल मैनेजर से थोड़ा करवा सकते हैं इतने सारे काम। तो इसीलिए हमें एचआरएम डिपार्टमेंट चाहिए। अब इसका मतलब ये, जो आप एचआरएम डिपार्टमेंट है, देखो ये क्या हेल्प करेगा आपकी। आप देखो इतने सारे डिपार्टमेंट को एफिशिएंटली मैनेज करना तो एक बंदे के पास की बात नहीं है। अब ये जो स्पेशलाइज्ड एचआरएम डिपार्टमेंट के अंदर मैंने जो आपको डिपार्टमेंट बताया, एडमिन डिपार्टमेंट बताया, आपको पर्सनल डिपार्टमेंट बताया, उसके अंदर मैंने आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट बताया, तो इसमें सभी में अलग अलग स्पेशलाइज्ड बंदे हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्पेशलाइज्ड है और उसी को ये सारे काम देखने हैं, इसके अंदर भी अलग अलग स्पेशलाइज्ड बंदे हैं। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड बंदे देखो कितने सारे काम कर रहे हैं। तो मतलब आपने राइट पर्सन सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्टाफिंग यूज हो रही है। तो आप राइट पर्सन को राइट डिपार्टमेंट में फिक्स कर रहे हो। ऐसा नहीं फिक्स कर रहे कि प्रोडक्शन वाले बंदे को आप यहाँ पे फिक्स कर दोगे, तो प्रोडक्शन वाले बंदे को इसकी नॉलेज नहीं होगी कि कैसे मैनेजमेंट करनी है, कैसे ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज को उसने पढ़ा नहीं होगा, उसने मैनेजमेंट का कोर्स नहीं पढ़ा होगा, तो कैसे स्टाफिंग एक्टिविटी को अच्छे से कर पाएगा। अब स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कुछ ड्यूटीज हैं, ठीक है। मतलब इसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं अब आप समझ लो, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट, फाइंड करना है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उसकी रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है। देखो आपको मैंने बताया कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआरएम डिपार्टमेंट है, ठीक है। एचआरएम डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। मान लो एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट में एक स्पेशलाइज्ड बंदे को आपने ढूंढना है, ठीक है। तो ये काम क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टाफिंग, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। उसके लिए सबसे स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या है? रिक्रूटमेंट करना। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन हाईलाइट करना। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो आपने बंदा लिया है उसको आपने बताना कि उसने क्या काम करना है, ठीक है। उसकी जॉब ड्यूटीज को फिक्स करना। उसके बाद उसके लिए, अब ये बंदे को आप ले तो आए हो, ठीक है, अगर आप इसकी डेवलपमेंट नहीं करोगे, इसकी आप मतलब आप उसको पैसा नहीं दोगे, तो वो बंदा क्यों काम करेगा? तो उसके लिए कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स लेके आना। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि आप कैसे किस तरह के इंसेंटिव और कंपनसेशन प्लान लेके आ सकते हो। उसके बाद ये बंदे को आप ले तो आए, अब उस बंदे की आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो इसकी स्किल डेवलप नहीं होगी, तो ये काम अच्छे से एफिशिएंटली से नहीं कर पाएगा, तो इसकी ट्रेनिंग भी करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहां पे एक लेबर यूनियन टाइप बन जाता है। आपको पता होगा, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, तो एक यूनियन बन जाती है। तो उनके साथ भी, उनको भी मैनेज करना, ये भी स्टाफिंग का काम है। ग्रीवेंसेस को हैंडल करना। अब एक बंदा वहां पे काम कर रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेडीज वहां पे काम करती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि इनके रिलेटेड एक अलग से सेल होता है जो कि इनकी ग्रीवेंस को सुनता है। अगर कोई इनके साथ मतलब गलत बिहेवियर करता है तो इनकी मतलब सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है।
तो अगर मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के रिलेटेड, बट अलग अलग वर्कर के रिलेटेड उनकी ग्रीवेंसेस हो सकती हैं कि जैसे उनके मतलब बॉस उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मतलब उनकी कोई भी पर्सनल या टेक्निकल या प्रोफेशनल कोई भी ग्रीवेंसेस हो उसको एड्रेस किया जाता है यहाँ पे। एंड उसके वेलफेयर के रिलेटेड, एम्प्लॉयज के रिलेटेड काम होता है। और उसके अलावा भी जैसे कंपनीज होती है ना, कंपनीज अगर लीगल सिचुएशंस में ना फंसे तो उसके रिलेटेड भी वहां पे गाइडेंस दी जाती है। तो स्टाफिंग का काम देखो, एक बंदे को रिक्रूटमेंट से लेके उसकी डेवलपमेंट से लेके उसके पैसे से लेके वहां उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से लेके कंपनी के हित से लेके कि मतलब वहां पे कोई वो कंपनी किसी मतलब लॉ सूट्स में ना फंस जाए, किसी गलत काम में ना फंस जाए। तो मतलब स्टाफिंग आप सोच सकते हो इज अ वेरी वाइड टर्म विच इज डीलिंग विद द मतलब पीपल, जो लोगों के साथ डील करती है। अब इवोल्व कैसे हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? तो आप सबसे पहले देखोगे कि आप सबसे पहले इजाद हुआ था ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या था कि जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चले गए तो ट्रेड यूनियन क्या करता था, वो एक लिंक का काम करता था, एक ऑर्गेनाइजेशन एक वर्कर। ठीक है, तो उससे कंसेप्ट आया कि यार क्यों ना एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर रखा जाए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि यार ट्रेड यूनियन तो चलो अलग है, ठीक है, ट्रेड यूनियन क्या करती हैं वो मतलब अलग होती हैं, वो इसी के बीच में वर्कर अपने अपने आप मतलब चुन के एक ट्रेड यूनियन लीडर बनाते थे जो कि इंटरमीडिएट काम करता था। तो ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि क्यों क्यों ना हम एक वेलफेयर ऑफिसर रख ले। अब जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता गया, फैक्ट्री सिस्टम आता गया, तो उन्होंने एक वेलफेयर ऑफिसर की मतलब पोस्टिंग को ही फिक्स कर दिया वहां पे। तो उसको नाम दे दिया उसने पर्सनल मैनेजर। ठीक है, पहले पर्सनल ऑफिसर आया, फिर उसके बाद पर्सनल मैनेजर का नाम आया। तो आप सोचो कि वहां पे एक पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, वहां पे ज्यादा लोग आते हैं, तो वहां एक पर्सनल मैनेजर आ जाता है। फिर आज के टाइम में जहाँ की देखो एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि कितने एकड़ में वो फैली हुई है। ठीक है, इतने सारे वहां पे 2-2 लाख के करीब वहां पे मतलब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। आप अगर चले जाओगे महारत्न कंपनीज में 2-2 लाख के करीब बंदे काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहां पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे इवोल्व हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू द मतलब आज तक, मतलब कैसे इसकी ग्रोथ हुई। उसके बाद देखो वहां पे अब ये डिपार्टमेंट की जरूरत और क्यों है, क्योंकि देखो अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है यार, मतलब अब इतनी वहां पे सरवाइव करने के लिए आपको स्किल सेट बंदों का मतलब एक अच्छा बंदे को रिक्रूट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज बंदा चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट चाहिए वहां पे। तो ये बंदे क्या करते हैं, ये सबसे पहले फाइंड करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं उनका वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब पहले तो एक रिक्रूटमेंट करनी है अच्छे बंदे की। ठीक है, फिर उसका इवेल्युएट करना, उसका असेसमेंट करना कि वो बंदा मतलब अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा तो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ही कोई खामी है, तो उसको आपने ठीक करना है। चलो नेक्स्ट। अब स्टाफिंग पर्सन का प्राइम कंसर्न क्या है कि टाइमली प्रोवाइड द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन लगाई, ऑर्गेनाइजेशन में आपने बताया कि हम यार आपके कस्टमर्स आ गए, कस्टमर्स को आपने 1 ईयर का टाइम दे दिया कि हम आपको प्रोडक्ट 1 ईयर तक डिलीवर कर देंगे। अब वहां पे बंदे ही नहीं है काम करने के लिए, एक अच्छा बंदा नहीं है काम करने के लिए, तो आपको टाइमली मैन पावर प्रोवाइड करनी है। तो यही है स्टाफिंग प्रोसेस का प्राइम कंसर्न। ठीक है, और जो एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग वन और दे में राइज एज अ मैटर ऑफ द नीड फॉर रिप्लेसिंग दोज हु क्विट। अब आप सोचो कि यहाँ पे ये जरूरत क्यों आ सकती है बंदों की। एक तो बंदा जहाँ यहाँ से ट्रांसफर हो गया एक डिपार्टमेंट से, आप जैसे फंक्शनल मैनेजर हो, आप पंजाब में हो, पंजाब में आप मान लो पटियाला में हो। ठीक है, दूसरा बंदा है वो मान लो गुरदासपुर में है। अब ये बंदा यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी ना, तो इसको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, इसलिए स्टाफिंग की जरूरत है। दूसरा, ये बंदा आगे प्रमोशन हुआ, आप क्या हुआ फंक्शनल मैनेजर थे, आप जीएम बन गए, जीएम बने तो यहाँ पे भी एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो ये इसको फिल करना पड़ेगा। और अगर आपने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनाइजेशन लगाई है, तो वहां पे भी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। अब इसको करने के लिए आप सोचो, एक एग्जांपल की मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एग्जांपल देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मार्केट करना है। ठीक है, बंदो आपने जैसे ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको मैन पावर की जरूरत है। मैन पावर लेके आने के लिए आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे। मार्केट में जाने के लिए आपको क्या करने का पड़ेगा, आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा अपनी जॉब के रिलेटेड। ठीक है, तो आप एक सोचो एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है, ठीक है, उसको क्या चाहिए वहां पे, उसने मतलब जो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स
स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उस बंदे को लेके आना है। आप चलो एक बंदे को ले भी आए वहां पे जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन उसको आपको गाइड भी करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में क्या क्या पॉलिसीज हैं, मतलब उसने बोलना कैसे है। अब ऐसा नहीं है कि वो एक कैजुअल तरीके में बोले, उसको मतलब पोलाइटली बोलना है, आपने उसको समझाना है, ये एटिकेट समझाने हैं उसको, ठीक है। उसके बाद उसको अडेप्ट करना है कि जो उसकी आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं उसके रिलेटेड वो काम करे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करे। बंदा अच्छा है लेकिन उसको आपने गाइड करना है अपने तरीके से, ठीक है। तो जो फ्रेशली अपॉइंटेड पर्सन होते हैं उनको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसका जो स्टेजेस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे पहले क्या है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैन पावर रिक्वायरमेंट आपने कैलकुलेट करना है। वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो जैसे आपको पता है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपने फिक्स कर दी, तो आपको पता लग गया कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने आपको बताया था कि आपको पता लग गया कि इस काम को करने के लिए कितने बंदे चाहिए। अब आपने बता दिया 10 बंदे चाहिए, क्या ये इससे आप सोल्व कर लो? क्या आप 10 बंदों को पता लग गया कि आपको इस बंदों को रिक्रूट करना है? अब चैलेंज सोचो। अब उसमें से आपको पता है कि कितनी अब आपके ऊपर बाउंडिंग है, ठीक है। आपने 10 वुमेन को रिक्रूट करना है, उसमें से बैकवर्ड कम्युनिटीज के कितने यूज करने हैं, स्पेशल डिसेबिलिटीज के कितने बंदों को रिक्रूट करना है। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक चैलेंज नहीं है, उसको बहुत सारी उसके अंदर भी कैटेगराइज करनी पड़ती है कि हमें किस टाइप से वैकेंसीज को फिल करना है। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट को असेस करना और उसके बाद असेसमेंट के बाद उसको बाइफरकेट करना कि कितनी वुमेन चाहिए, कितनी कैटेगरी के लोग चाहिए और कितने जनरल कैटेगरी के लोग चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट किया। अब मैन पावर रिक्वायरमेंट करने के लिए आपको कैसे पता लगेगा भी कितने बंदे चाहिए? उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप करते हो वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस कैसे करते हो कि एक बंदा है, जैसे एक काम है, ठीक है। काम को करने के लिए आप क्या करते हो, आप सोचते हो, ठीक है, आप खुद का एनालिसिस करते हो कि हाँ यार ये काम बहुत टफ है, इसको करने के लिए 2 बंदे चाहिए। और दूसरा क्या है, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या करता है कि जैसे आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, आप सोचते हो कि मेरे पास यार 10 बंदे हैं, ठीक है, बट मुझे इस काम को करने के लिए 12 बंदे चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास 2 सरप्लस है, तो मुझे रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं इसको उठा के किसी और डिपार्टमेंट में यूज कर लूंगा। तो वर्कफोर्स एनालिसिस क्या करता है, जैसे मान लो ओवर स्टाफ्ड है, जहाँ पे अंडर स्टाफ्ड है, जहाँ मतलब हमको बताता है अभी कहाँ पे अंडर स्टाफ, मतलब कम बंदे हैं जितने होने चाहिए थे। ओवर स्टाफ का मतलब है जितने बंदे होने चाहिए थे उससे ज्यादा बंदे हैं। तो वर्कफोर्स एनालिसिस हमें बताता है कि कितने बंदे ज्यादा हैं, कितने बंदे कम है। और वर्कलोड एनालिसिस हमें बताता है कि एक एक्टिविटी को करने के लिए कितने बंदे चाहिए, ठीक है। ये सारा मैन पावर रिक्वायरमेंट में आपको काम आता है। अब सेकंड स्टेज क्या है, रिक्रूटमेंट। आपको पता लग गया कितने बंदे चाहिए, अब वो बंदे कहाँ से लेके आओगे, मार्केटिंग से लेके आओगे, मार्केट से लेके आओगे, सॉरी। उसको करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। इट इज अ प्रोसेस फॉर सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। मतलब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज का मतलब है भी जो बंदे वहां पे मतलब अच्छे बंदे हैं उनको उनको सर्च करना एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक आप एडवर्टाइजमेंट देखो, एडवर्टाइजमेंट में जैसे अब गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट होती है, इनमें तो पता ही होता है कि वो जॉब अच्छी है, लेकिन अगर आप एक प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो वहां पे वो अपनी कंपनी की बहुत तारीफ करते हैं कि मेरी कंपनी नंबर 1 है, हमारी कंपनी मतलब एम्प्लॉयज को इतना अच्छा रखती है, हमारी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी है, हम लोग इतना अच्छा बिहेवियर रखते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आप लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, आप लोगों को मतलब अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, तो इसलिए आप मतलब अच्छा बंदा वहां पे आए। ऐसा ना हो कि अच्छा बंदा इसलिए नहीं आ रहा कि वहां पे यार वहां पे तो लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, वहां पे रहने के लिए अच्छा नहीं है। तो जो असेंशियल ऑब्जेक्टिव है रिक्रूटमेंट का इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। अच्छे बंदों का एक पूल बनाना। पूल का मतलब है कि एक मतलब ग्रुप बनाना जिसमें कि बहुत सारे अच्छे बंदे आपको मिल जाए वहां से। तो रिक्रूटमेंट का ये एसेंशियल ऑब्जेक्टिव है। अब उसके बाद है सिलेक्शन। अब आपने एक पूल बना लिया है, ठीक है। पूल में आपको पता है कि मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी है कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बंदे हैं, ठीक है। अब वहां से आपने सिलेक्ट करना, इसको बोलते हैं मतलब चूज करना, इसको बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है। इसके 2 इंपॉर्टेंट पर्पस हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है, देखो एक तो आपको क्या होगा कि आप अगर सिलेक्शन करोगे अच्छे बंदों में से तो आपको बेस्ट बंदा मिलेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा, उसका भी जो बंदा आएगा उसका भी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि यार वो compete करके आया होता है इतने सारे लोगों से, उसको पता है कि वो एक टैलेंटेड बंदा है, वो मतलब
उसमें सीरियसनेस आती है काम के प्रति। अब फोर्थ पॉइंट है मतलब स्टेजेस में प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आपने क्या किया, सबसे पहले मैन पावर असेस किया, कितने बंदे चाहिए, रिक्रूटमेंट देखा, रिक्रूटमेंट में आपने देखा कि आपने एक पूल बनाया, ठीक है, मतलब अच्छे लोगों का, और उसके बाद उसमें से आपने अच्छे बंदे सिलेक्ट किए। अब उसके बाद उन सिलेक्टेड बंदों को सिलेक्शन में क्या है कि आप मतलब जैसे आपने वहां से एक पूल को सिलेक्ट किया कि हाँ यार यहाँ में से आप यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थे, ठीक है, ऑप्शन में से आपने एक पूल को सिलेक्ट किया। पूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो बंदा लिया है, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, अब ये बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके सबसे पहले तो उसकी ओरिएंटेशन करोगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक कंपनी में चलाया जाता है, जैसे आप लोग अगर फंक्शनल मैनेजर बनोगे तो आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वहां पे फैमिलाइज किया जाएगा, मतलब आपको वहां पे लोगों से मिलाया जाएगा, एम्प्लॉयज के साथ मिलाया जाएगा, आपके बॉस के साथ मिलाया जाएगा, और उस कंपनी की जो रूल्स रेगुलेशन है उसके साथ उसको फैमिलराइज कराया जाएगा। तो ये सारे काम ओरिएंटेशन में होते हैं। जबकि प्लेसमेंट में क्या होता है, प्लेसमेंट में होता है कि जो जो जहां पे आपने जॉब करनी है, जैसे आपने मान लो पटियाला डिस्ट्रिक्ट में जॉब करनी है, ठीक है, तो वहां पे जिस काम को आपने करना है तो वहां पे उस सीट में आपको बिठा दिया जाएगा कि आपने ये काम करना है। तो प्लेसमेंट का मतलब है कि जहां पे आपकी जॉब है वहां पे आपको लेके जाना और उस काम को आपको समझाना कि आपको क्या काम करना है। ओरिएंटेशन में आपको फेमिलियर कराना, मतलब आपके जो सुपीरियर्स है, जूनियर्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपके मतलब वहां पे रूल्स रेगुलेशन है उसके साथ फैमिलियराइज कराना। उसके बाद होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब वो बंदा वहां पे कंपनी में आ गया है, ठीक है, कंपनी में आने के बाद उसकी ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तो उसका स्किल सेट इंप्रूव नहीं होगा। और सेकंड, उस बंदे के लिए भी यार, उस बंदे की अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो बंदा क्यों काम करेगा, उसको भी लगेगा कि यार यहाँ पे तो मेरी ग्रोथ जीरो है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। देखो, ट्रेनिंग होती है कि आपने उस बंदे को ट्रेनिंग दी जिससे आपकी कंपनी का प्रॉफिट हो, मतलब कंपनी के रिलेटेड उसको ट्रेनिंग देना। और डेवलपमेंट में टॉपिक्स अलग अलग भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट में उस बंदे के पर्सनल रिलेटेड टॉपिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में क्या था, उसको कंपनी के हित के रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसी के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ, हमने स्टार्टिंग किया था रिक्रूटमेंट से, उसके बाद रिक्रूटमेंट किया, पहले मैन पावर को असेस किया, फिर रिक्रूटमेंट किया, फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन की अच्छे बंदों की। अच्छे बंदे सिलेक्ट हो गए, उसको हम कंपनी में ले आए, उनको फैमिलियराइज कराया कंपनी के रूल्स रेगुलेशन और लोगों के साथ, ओरिएंटेशन की उनकी, फिर प्लेसमेंट की, उन लोगों को उनकी जॉब के ऊपर उनको बिठा दिया कि आपने ये काम करना है, ठीक है। प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट होने के बाद उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं, ताकि वो लोगों का स्किल सेट भी अच्छा हो और उनकी पर्सनल ग्रोथ भी अच्छी हो, ताकि वो कंपनी के हित के लिए ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। अब देखो, उसके ये तो हो गया मतलब स्टाफिंग स्टेजेस। अब 3 मोर स्टेजेस हैं। अब आप सोचो कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को मैंने आपको बताया कि सारे काम करने पड़ते हैं, उसको पुराने काम तो सारे करने ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये 3 काम और करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब जो एक बंदा आप लेके आए हो, आप फंक्शनल मैनेजर को लेके आए हो, ठीक है, अगर आप उसकी असेसमेंट नहीं करोगे, उसको आपको पता नहीं लगेगा कि यार वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब एक गिवन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके कि हाँ इस बंदे ने ऐसा काम करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि आपको खुद बताना होता है कि यार मैं नेक्स्ट ईयर क्या क्या काम करने वाला हूँ। मान लो कि आपके काम है कि मैं न्यू इंडस्ट्रीज को अच्छे से फाइंड आउट करूंगा, मैं एक नया मेथड लेके आऊंगा कि जिससे उसको फाइंड आउट करने में मतलब आसानी हो। और दूसरा, जो लोग आ रहे हैं वहां पे, उन लोगों का मैं एक ऐसा मैकेनिज्म बनाऊंगा कि उनकी ग्रीवेंसेस को अच्छे से मतलब मैं सुन पाऊं। तो आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए, या फिर कंपनी के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, या आप खुद स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि जो आपने काम बोले थे या कंपनी ने काम बोले थे वो आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है जो कि एक मैनेजर को करना पड़ता है, ठीक है, अगर ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब आपको क्या करना है कि आपने एक बंदा रख तो लिया है, अब उस बंदे की अगर आप उसके प्रमोशन रिलेटेड उसकी क्वेरीज को नहीं एड्रेस करोगे तो वो बंदा डिसअपॉइंट होगा और वो काम कंपनी के हित के लिए काम नहीं करेगा। तो हर बंदा चाहता है कि यार वो जैसे फंक्शनल मैनेजर बना, वो बाद में जीएम बने, बाद में डायरेक्टर तक पहुंचे। तो ऐसे ही मतलब उनकी एड्रेसेस को भी एड्रेस करना एक फंक्शन का, फंक्शनल मैनेजर मतलब एक मैनेजर का काम है। जैसे आपके नीचे क्लर्क होंगे तो उनकी प्रमोशन को समझना, उनकी ग्रीवेंसेस को समझना भी आपका एक काम है। उसके बाद है कंपनसेशन।
कंपनसेशन देखो वैसे तो इसको फाइनेंस के साथ लिंक किया जाता है, लेकिन ये एक स्टाफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि देखो आप सोचो एक मैनेजर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वेज एंड सैलरी प्लान करना। जब मैं मैनेजर की बात कर रहा हूँ तो देखो इसमें जनरल मैनेजर भी आ जाते हैं, और जनरल मैनेजर क्या होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ मतलब अटैच में रहते हैं। तो ये एक मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड का काम करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे मतलब वेजेस एंड सैलरी प्लान होना चाहिए। देखो कैसे कैसे हो सकता है वेजेस एंड सैलरी प्लान्स, मतलब एक हो सकता है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दे दो, एक मतलब फिक्स पे दे दो, मतलब मंथली पे दे दो, एक बंदे को पर डे के मुताबिक पैसा दे दो। तो वो आप बताते हो, मतलब एक मैनेजर बताता है कंपनसेशन कैसी होनी चाहिए। और जो बंदा अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड्स पे देना भी ये इन लोगों को काम होता है। अब उसके बाद जो फाइनेंशियल पेमेंट्स होती हैं वो डायरेक्ट भी हो सकती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, एक बंदे को डायरेक्ट पेमेंट्स भी कर सकती है और इनडायरेक्ट पेमेंट्स भी कर सकती है। डायरेक्ट पेमेंट्स तो होती है जैसे सैलरीज दे दी, वेजेस दे दी, इंसेंटिव्स दे दिए। इंसेंटिव मतलब उसके परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दे दिया, अच्छा काम करेगा तो अच्छा पैसा दे दिया। और दूसरा इनडायरेक्ट पेमेंट्स कैसे दे सकता है कि उसको छुट्टियां दे दी, उसका इंश्योरेंस कर दिया। तो ये सारी कंपनसेशन होती हैं। तो स्टेजेस में आप सोच सकते हो कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे। हम मैन पावर असेसमेंट से स्टार्ट हुए थे, और उसके बाद हमने अच्छे बंदों का रिक्रूटमेंट किया था। रिक्रूटमेंट के बाद उनमें से सिलेक्ट किए थे बंदे। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया था, उन लोगों का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया था। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करने के बाद वहां तक तो वैसे देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक तो आपका सारा कुछ वैसे कंप्लीट हो गया था। उनका प्लेसमेंट कर दिया था आपने, प्लेसमेंट के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया था। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद वैसे तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम वही डिपार्टमेंट एचआरएम उतना ही काम करता है। लेकिन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि उसको थोड़े बहुत काम और करने पड़ते हैं, क्योंकि देखो अलग सेपरेट डिपार्टमेंट करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए परफॉर्मेंस रिलेटेड अप्रेजल उनको करना एक मैनेजर का काम है, क्योंकि वही वर्कर्स के साथ सीधा डील करता है। तो ये काम भी मैनेजर के पास आ जाता है। और दूसरा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग करनी है उनकी, और उसके बाद कंपनसेशन उनका सैलरी रिलेटेड काम करना। तो मुझे लगता है कि इसके साथ आपको सारी स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक स्टाफिंग प्रोसेस में ना वेरियस प्लान्स क्रिएट हो सकते हैं। वो क्रिएट हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम बेस्ड वेज दे दो उसको, जितना मतलब मंथली पैसा दे दो उसको, सैलरी दे दो उसको, मतलब इंसेंटिव दे दो उसके साथ, उसको बोनस दे दो। तो मतलब अलग अलग तरीके से उसको मतलब फॉर्मुलेट की जा सकती है पॉलिसी कि हम उसको कैसे पैसा दे सकते हैं। और उसके साथ साथ देखो उसके साथ साथ क्या है, उसका डेवलपमेंट करना, उसको मतलब उसका रिटेंशन करना, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, उसके बाद उसको प्रमोशन कंपनसेशन। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल बनाती हैं। तो ये सारी चीजों को डील करना एक मैनेजर को मतलब कितना ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि उसको ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करना है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अच्छा होगा, ह्यूमन लोग अच्छे होंगे, उनका टैलेंट अच्छा होगा, तो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी स्टेजेस में सबसे फर्स्ट स्टेज क्या थी, उसको रिक्रूटमेंट करना उन लोगों को। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था कि एक पहले आपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बनाना, उनको सर्च करना कि हमें ये कहाँ से मिल सकते हैं, और उसके बाद उन लोगों को स्टिमुलेट करना, उन लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो लोग आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो। कैसे कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल पब्लिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और आप बहुत सारे चैनल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कैंपस इंटरव्यूज में चले गए, या फिर आप मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट देखो आप कैसे फाइंड आउट करते हो। सबसे पहले तो एक्टिविटीज क्या है उसको फाइंड आउट करने की। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफिकेशन किया डिफरेंट सोर्सेज भी, कहाँ कहाँ से आपको अच्छे बंदे मिल सकते हैं। फिर आपने उसकी वैलिडिटी असेसमेंट किया कि हाँ यार ये वाला जो सोर्स है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। सोर्सेज मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा भी कौन कौन सी सोर्स है। उसके बाद है चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स, कौन सा सोर्स सबसे अच्छा है, और वहां से आपने अच्छे बंदों को लेके आना। तो ये है उसकी एक्टिविटीज। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, दो सोर्स हैं देखो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसको हम डिटेल में समझते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। अब एक बार पहले ब्रीफ ओवरव्यू देख लो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एप्लीकेंट है आप लोगों, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे पीपीएससी है, ये क्या करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा। तो रिक्रूटमेंट के लिए ये सबसे पहले
आइडेंटिफिकेशन एंड अट्रैक्शन ऑफ अ गुड पीपल। तो ये मतलब अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो वो अच्छे बंदों को सिलेक्ट करने के लिए अपनी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी बनाएगी कि वो अच्छा बंदा अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। तो उसके बाद सिलेक्शन करेगी कि जो बंदा बहुत अच्छा है, इनमें से जो बंदा बहुत अच्छा है उसको अवेल्युएट करना और उसको मतलब सिलेक्ट करना, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करनी। तो ये हैं सारे मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इनका मतलब क्या है। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आप मतलब रिक्रूटमेंट कर लो। मान लो कि ये बंदा क्लर्क है, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे डिपार्टमेंट में क्लर्क चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ज्यादा बंदे हैं तो इसको आप उठा के दूसरे बंदे में डाल दोगे, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके दोनों डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर लेंगे। जहाँ पे ज्यादा बंदे हैं वहां पे ऑप्टिमम बंदे हो गए, और जहाँ पे कम थे वहां पूरे बंदे हो गए। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज से आप मतलब रिक्रूटमेंट कर लेना, अपनी कमी को पूरा कर लेना। और दूसरा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चांस नहीं है कि आप इंटरनली कोई रिक्रूटमेंट कर पाओ, तो आप क्या करते हो, बाहर की तरफ जाते हो। बाहर मतलब मार्केट की तरफ जाते हो, जैसे आप लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज। तो अब हम सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज में जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर मैंने आपको बताया कि जहां पे ओवर स्टाफ्ड है वहां से आप बंदों को ले आओ। और दूसरा प्रमोशन। आप क्या करते हो कि जैसे आप फंक्शनल मैनेजर हो, ठीक है, उसके बाद जनरल मैनेजर है। तो अगर आप फंक्शनल मैनेजर से जनरल मैनेजर बनते हो तो फंक्शनल मैनेजर की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं। तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में जाओगे इनको ढूंढने के लिए। तो ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। लेकिन जो आपने फंक्शनल मैनेजर थे जो जीएम बने, वो आपने क्या किया, वो इंटरनल रिक्रूटमेंट किया। तो इसको आप अच्छे से समझ लो, जो प्रमोशन होती है फंक्शनल मैनेजर टू जीएम, जीएम में वैकेंसी थी तो इस बंदों को प्रमोट कर दिया कि जीएम की जो वैकेंसी थी वो फिल हो गई। तो इससे क्या होगा कि ये बंदा मोटिवेटेड, फंक्शनल मैनेजर मोटिवेट रहेंगे कि हम अच्छा काम करेंगे, 8 साल अच्छा काम करेंगे तो हमको जीएम बनाया जा सकता है। नहीं तो जीएम क्या होगा कि ये वैकेंसी खाली है लेकिन ये बंदा अच्छा नहीं है और वैकेंसी भी खाली पड़ी है। तो इसलिए प्रमोशंस करने से बंदे का मोरल भी हाई होता है। और ये क्या है, ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अब मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज क्या है, इससे बंदे को मोटिवेशन मिलती है, वो अच्छा काम करता है। दूसरा, आपका जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और प्लेसमेंट है वो मतलब सिंपलीफाई हो जाता है। नहीं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको ढूंढने पड़ेंगे लोगों का, रिटन टेस्ट लेना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधा अच्छा मेथड है, 8 साल अच्छा काम किया तो बंदा अच्छा है तो उसको आप प्रमोट कर दो। और दूसरा क्या है, ट्रांसफर करने से क्या होगा कि उसकी जो ट्रेनिंग होगी एक बंदे की अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का भी उसको उसको नॉलेज हो रही है। तो उस बंदे में क्या है, उस बंदे में स्किल सेट अच्छा हो रहा है, और कभी कंपनी को जरूरत हुई तो वो बंदे को यूज किया जा सकता है। दूसरा, आप क्या करते हो, सरप्लस जहाँ पे लोग ज्यादा हैं उसको आप कम वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हो, तो इससे आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है वो बहुत ज्यादा सस्ती हैं एज कंपेरिजन टू द एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स में आपको पब्लिकेशन करनी पड़ेगी, आपको लोगों को लेके आना पड़ेगा, रिटन टेस्ट करवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इंटरव्यू के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो कॉस्टली स्टेजेस हैं। अब लिमिटेशन क्या है इंटरनल सोर्सेज के। सबसे पहले तो देखो यार, जो आप क्या करते हो, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में से बंदों को आगे प्रमोट करते जा रहे हो, उनको इधर उधर ट्रांसफर करते जा रहे हो, तो आप फ्रेश टैलेंट को नहीं लेके आ रहे हो। क्योंकि आजकल लोगों को देखो कितनी सारी नॉलेज है, तो आप मतलब आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बंदों में ही सीमित हो। आप मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने ग्रो करना है तो आपको बाहर से बंदे लेके आने ही पड़ेंगे। दूसरा क्या है कि लोगों को पता है कि यार मेरा 7 6 साल 7 साल में प्रमोशन हो जाएगा, तो वो लेथार्जिक हो जाते हैं, वो सोचते हैं क्यों काम करें, हम भी ज्यादा काम करके क्या होगा। दूसरा क्या है कि ए न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो बंदे है ही नहीं है, तो उसको तो एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब स्पिरिट ऑफ द कंपटीशन भी हैम्पर होता है, क्योंकि देखो आपको पता है कि यार मेरा टाइम बाउंड प्रमोशन है तो मैं क्यों मेहनत करूं, तो मतलब एक कंपटीशन की भावना भी नहीं आती है। इसलिए ये इंटरनल सोर्स के लिमिटेशन, जिसको ओवरकम करने के लिए कंपनीज क्या करती है, एक्सटर्नल सोर्स यूज करती हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में देख लेते हैं कौन कौन से है। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उसको उसको ऐसी सिचुएशंस आ गई कि उसमें उसको ज्यादा बंदों की जरूरत पड़ गई, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कंपनीज को, ज्यादा बंदों की जरूरत पड़ गई क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आ गए हैं।
तो उसको क्या करना है, उसने क्या करना है अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ना बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, नोटिस बोर्ड में उसने लगा देना कि हमें इतने वर्कर की जरूरत है। तो लोग वहां पे रोज आते जाते हैं, उनको पता है कि यार रोज काम की जरूरत हमको होती है, तो वहां पे हमें जाके काम मिल जाएगा। तो ये इन लोगों को बोला जाता है कैजुअल और बदली वर्कर्स। यहाँ पे आते हैं, ये देखते हैं काम है, तो इनको एक फिक्स दिनों के लिए रिक्रूट कर लिया जाता है। तो बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है ज्यादा, लोग अपने आप आ जाते हैं, हमें कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक सस्ता मेथड है करने का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब दूसरा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है कि अब हमें पता नहीं है कि कब काम आएगा, तो हम क्या करते हैं पहले ही ना बहुत सारे लोगों का ना एक मतलब लिस्ट बना लेते हैं। इन इन लोगों को हम क्या करते हैं, जब काम होगा तो हम इनको फोन करते हैं, तो ये बंदे भी रेडी रहते हैं, इनको पता होता है कि हमें फोन आएगा तो हमें काम मिल जाएगा। तो हम पहले ही मतलब इन लोगों का एक मतलब डाटाबेस तैयार करती है, जिसको जब जरूरत पड़ती है तब इनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट करना। एडवर्टाइजमेंट तो आपको पता ही है यार, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। और इससे आपको फायदा क्या होता है कि इसको आपको वाइडर चॉइस मिल जाती है। आपको आप देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको पूरा आप कहीं पे भी उसको कर सकते हो। मतलब आप उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, ठीक है, तो न्यूज़पेपर हर बंदे के घर पे जाता है, तो हर बंदा पढ़ेगा, तो मतलब कितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ लोग वहां पे आ सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये क्या करता है, गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे एक लिंक का काम करता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक एम्प्लॉयज है, तो इन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करती है गवर्नमेंट, जो उनको बताती है कि हाँ मतलब यार टाइम टू टाइम रन की जाती है, ये एक मतलब लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू मतलब गवर्नमेंट हेल्प करती है जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उनके एक लिंक बनने का काम करती है कि उसको मतलब गाइड करना ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप यहाँ से ये बंदे को लेके आओ। उसके बाद है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जहां पे अच्छे बंदों की जरूरत मतलब जहां पे टॉप लेवल और मिडिल लेवल बंदों की जरूरत हो, ठीक है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को। ठीक है, इनका काम क्या रहता है कि ये लोग मतलब एक्सपर्ट होते हैं यार, ये लोग मतलब आप इनको टेक्निकल लोग बोल सकते हो। ठीक है, ये इनके पास ना बायोडाटा रहता है लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। ठीक है, इनके क्लाइंट्स होते हैं ये लोग, और इनके पास मतलब इतने सारे लोगों का डाटा रहता है जो कि मतलब हायर लेवल के बंदों को रिक्रूट करने में उनकी सहायता करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। अब उसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में देखो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिवर्सिटीज और मतलब कॉलेजेस में जाती हैं। ठीक है, वहां पे जाके ही डायरेक्ट बंदों के साथ मतलब उनको रिक्रूट करके लेके आती है। अब इसके लिए क्या जरूरी है कि एक कंपनी को क्लोज लाइजनिंग का मतलब होता है कि मतलब क्लोज कॉन्टेक्ट्स बनाना जो यूनिवर्सिटीज हैं, वोकेशनल स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ताकि वो उनके साथ टाइम टू टाइम उनके साथ लिंक में रहें और जब भी मतलब फ्रेश पूल ऑफ बंदों को वो वहां से लेके आ सकें। उसके बाद है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पे एक जनरल मैनेजर है, वो बोलता है कि यार मेरे पास एक ऐसा बंदा है कि वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा, मतलब उसका कोई रिश्तेदारी में होगा या फिर कहीं पे होगा, तो वो उस बंदे को जानता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बच गई, तो वो बंदा जो लेके आ रहा है वो जानता है कि इस बंदे को हमारी कंपनी में काम मिल सकता है, मतलब ये बंदे में वो गुण है कि वो बंदा हमारी कंपनी में काम कर सकता है। तो मतलब ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड प्रोसेस है, जिससे कि आप एम्प्लॉयज को ही एम्पावर करते हो कि वो ही लेके आए ऑर्गेनाइजेशन में। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जैसे एक मान लो कि सड़क बनाने वाली कंपनी है, तो जो सड़क बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वहां का उस टाइम के लिए आपने फिक्स किया होता है उसको, तो वो उसी को आप दे देते हो कि यार हाँ यार, तो आप क्या करो कि आपके साथ बहुत सारे वर्कर जुड़े होते हैं इनके साथ, तो आप हमें 10 बंदों की जरूरत है, तो आप 10 बंदे अपने 10 बंदे यहाँ पे ले आओ। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला गया तो ये अपने साथ 10 बंदों को भी ले जाएगा। अब एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे करने से आपको क्या होगा कि टेलीविजन आजकल सारे लोग देखते हैं, तो इसकी आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो जाएगी। वेब पब्लिशिंग कर सकते हो, जैसे कि आप naukri.com पे डाल दो, jobstreet.com पे डाल दो, और जैसे पीपीएससी की साइट पे वैकेंसीज निकलती हैं, तो ये सारा वेब पब्लिशिंग में आता है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में देखो कितने सारे मेथड हैं, आप कितने सारे मेथड के थ्रू कर सकते हैं, तो आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा बेस्ट सोर्स है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उसमें से आप बेस्ट सोर्स को सिलेक्ट करते हो, फिर उसमें से आप क्या करते हो, उसमें से आप मतलब रिक्रूटमेंट करते हो, अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो।
मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल को लेके आओगे, क्योंकि देखो आप आपके पास वाइडर चॉइस है, वाइडर चॉइस होगी तो बहुत सारे अच्छे लोग आएंगे, क्वालिफाइड लोग आ सकते हैं। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि जैसे आपको मान लो कि आप फंक्शनल मैनेजर हो, ठीक है, नीचे क्लर्क है, ठीक है, ऊपर जनरल मैनेजर है, ठीक है, तो आप फंक्शनल मैनेजर को आप ये मान लो कि एक क्वालिफाइड बंदा है। क्वालिफाइड बंदा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसको, अब इस बंदे को देखो कितनी सारी नॉलेज होगी, इसने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, इसको मतलब वाइडर रेंज ऑफ नॉलेज वाले बंदे को आप फंक्शनल मैनेजर बनाओगे, तो एक क्वालिफाइड बंदा आएगा बाहर से। और दूसरा क्या है, आपको वाइडर चॉइस होगी, फ्रेश टैलेंट आएगा, कंपीटिटिव स्पिरिट होगी, क्योंकि देखो आप कितना compete करके आगे बढ़ते हो, तो इसमें कंपीटिटिव स्पिरिट आ जाती है इसको करने से। लिमिटेशन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको लगेगा कि यार हमारा प्रमोशन कम हो जाएगा, नए लोग आएंगे, वो ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, वो लोग ज्यादा मतलब एफिशिएंट होंगे, तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा, तो उनमें डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। लेंथी प्रोसेस है, इसको रिक्रूटमेंट करने में देखो साल साल लग जाता है। कॉस्टली प्रोसेस, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आता है। अब नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन। अब देखो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने आपने रिक्रूटमेंट किया। रिक्रूटमेंट करने में आपने सोर्सेज देखे कि कहाँ से रिक्रूटमेंट कर सकते हो, इंटरनली कर सकते हो और एक्सटर्नली कर सकते हो। उनकी मेरिट्स देख ली, डीमेरिट्स देख ली। अब आपने एक मतलब रिक्रूटमेंट में सोर्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब सोर्स को सिलेक्ट करने के बाद मान लो आपने इंटरनली सिलेक्ट किया है, तो इंटरनली सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें से आइडेंटिफाई और चूज करोगे बेस्ट पर्सन को आउट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स में से जो अच्छा कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट करने के लिए देखो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले तो जजमेंट और मतलब आपका जो मैनेजरियल डिसीजन इन्वॉल्व जजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट। तो एक मैनेजर में ये गुण होना चाहिए कि उसका डिसीजन पावर और उसकी जजमेंट पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाए। अगर गलत कैंडिडेट आ गया है तो वो क्या काम नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं करेगी। अब प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, सबसे पहले तो देखो आप लोगों को जो आपसे मतलब ये पूछा जाता है, पीपीएससी पूछती है कि आप बताओ कि आपकी मतलब क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है, तो उसने एक डिटरमाइन रखा हुआ है कि हमें बीटेक चाहिए, ठीक है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन, आपसे बायोडाटा ले लिया, आप 1500 बंदों का बायोडाटा आ गया उनके पास, तो उसमें से सबसे पहले वो क्या करते हैं, इसमें से चेक करते हैं कि कौन कौन से बीटेक एक्चुअल में है या नहीं है। मान लो कि कुछ बंदों ने अप्लाई कर दिया और वो बीटेक है ही नहीं है, तो उनमें से वो स्क्रीनिंग करके 500 बंदों को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि रिटन टेस्ट होते हैं, तो उसमें तो उन लोगों का एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, उनकी इंटेलिजेंस चेक की जाती है, उनके स्किल चेक किए जाते हैं। तो उसके बाद होता है सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट किस तरह के हो सकते हैं, सबसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, जैसे कि आईएएस के एग्जाम में क्या होता है, उनसे एक मतलब पजल पूछी जा सकती है, तो पजल से उसका क्या चेक होता है, उसकी मतलब एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट। मतलब उसको एक केस दिया जाएगा कि मान लो कि आपके आगे मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें से आपको एक सिचुएशन को चूज करना है, तो मतलब उससे क्या होगा कि उसकी एबिलिटी इंक्रीज होगी कि वो डिसीजन को कैसे ले पाता है और जजमेंट कैसे कर पाता है एक चीज की। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंसी में क्या अंतर है, इंटेलिजेंसी का मतलब है भी अब डिसीजन लेना और जजमेंट करना, और एप्टीट्यूड का मतलब है कि न्यू स्किल्स को वो कितने अच्छे से ग्रैब कर सकता है, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों को याद रखना कंपैरिजन। पर्सनैलिटी टेस्ट में उसका चेक किया जाता है कि यार अगर उसको इमोशनली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको चेक किया जाता है कि यार अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि वो इमोशनली मतलब इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशंस को ओवरकम कर जाए, और उसका मतलब मेच्योर होना चाहिए, उसका वैल्यू सिस्टम, उसके जो मॉरल्स होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है कि उसकी नॉलेज को चेक किया जाता है कि मान लो कि जैसे आपको फंक्शनल मैनेजर में आपको मैनेजमेंट के रिलेटेड पूछा जा सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, तो ये हो गया मतलब ट्रेड टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट होता है कि उसको चेक किया जाता है, जैसे उसको क्वेश्चन किया जाता है कि यार अगर हम आपकी पोस्टिंग कैसे मतलब एरिया में कर दें, मतलब ऐसी जगह पे कर दें जहाँ पे मतलब बहुत ही बैकवर्ड एरिया हो, तो क्या आप काम करोगे। तो इससे क्वेश्चनर का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे पोस्टिंग मिल जाएगी, इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में कितना इंटरेस्टेड हो। मतलब अगर आपको मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन में भी रखा जाए तो क्या आप वहां पे काम करोगे या नहीं करोगे, इसे आपको मतलब इंटरेस्ट टेस्ट बोलते हैं इसको हम। तो इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, ये सारे आपने याद रखने हैं। और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में हमने सबसे पहले देखा था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग किया था हमने, ठीक है। हमने जो कितने सारे बायोडाटा आया था, तो कंपनीज क्या करती हैं उसमें से जो अनवांटेड
जो एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें नहीं चाहिए उसको रिमूव कर देती हैं। और उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट करती हैं। सिलेक्शन टेस्ट देखो कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है इनमें से। और उसके बाद अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू आप लोगों को खुद पता है कि जब आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर इंटरव्यू के बाद आपसे कुछ कुछ कंपनीज क्या करती है, रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक्स भी करती हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप 5 बंदों का रेफरेंस दो। इसका मतलब ये होता है कि जो बंदा पीछे से आया है उसकी बैकग्राउंड को चेक कर लेना। क्योंकि अगर अच्छे टीचर्स उसको रिकमेंड कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी उनको रिकमेंड कर रही है, तो मतलब वो बंदे की बैकग्राउंड बहुत अच्छी है और वो बंदा मतलब अच्छा ही निकलेगा। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में मतलब है कि जैसे आपने मतलब उस बंदे को एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू लेने के बाद आपने क्या किया, उसको उसको जॉब दे दी। अब जॉब देने के बाद उसका नेक्स्ट आप क्या करोगे, उससे एक फॉर्म भरवाते हो, अटेस्टेशन फॉर्म भरवाते हो। जैसे आप फंक्शनल मैनेजर बन गए ना, तो फंक्शनल मैनेजर में जैसे अप्रेंटिसशिप का एक मतलब फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको अटेस्ट करके देना पड़ता है, खुद सेल्फ टेस्ट भी करना पड़ता है, उसको गेस्टेड टेस्ट भी आपको करवाना पड़ता है, ताकि आपकी सारी डिटेल उसमें रहे। तो उससे आपका मतलब आपके घर का एड्रेस से लेके आपकी मतलब पर्सनल ग्रोथ से आपका मतलब आपके जन्म से आपकी बॉडी में क्या मार्क है, तो वो सारा उसको आपको फिल करना पड़ता है। उससे क्या होगा कि आपकी पूरी डिटेल कंपनी के पास आ जाती है। उसके बाद उसको डिसीजन लेने में मतलब आसानी रहती है कि कब आपकी रिटायरमेंट होगी, आपकी मतलब आपके अलाउंसेस कैसे रखने हैं, आपके लीव रूल्स क्या रखने हैं। मान लो आप मतलब एग्जीक्यूटिव हो, आप फंक्शनल मैनेजर हो, तो उसके अलग होंगे लीव रूल्स, जो क्लर्क है उसके अलग होंगे, जो जीएम है उसके अलग होंगे। तो ये सारी डिटेल्स के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो सारी डिटेल्स रहती है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपने बंदे को रिक्रूट कर दिया, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कि उसकी ट्रेनिंग करनी। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में मैंने आपको अंतर बताया था। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग होता है कि उस बंदे का एबिलिटी को इंक्रीज करना, उसके न्यू स्किल्स के रिलेटेड उसकी मतलब उसको उसको मतलब जो न्यू स्किल्स हैं उसमें इम्पार्ट करना, ताकि वो बंदा अच्छी स्किल सीखे और वो बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी हुई है पिछले कुछ सालों से। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर वो बंदों में स्किल सेट इंप्रूव नहीं किया जाएगा तो वो बंदे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है, डेवलपमेंट करना इसलिए जरूरी है कि पर्सनल ग्रोथ होगी बंदे की, तो आगे बंदा जैसे मैनेजर बनता है, तो मैनेजर बनने में उसको देखो उसको कंपनी रिलेटेड तो डिसीजन लेने पड़ते ही पड़ते हैं, लेकिन उसको ह्यूमन बिहेवियर को भी डील करना पड़ता है। अगर उसको पर्सनल ग्रोथ होगी तो वो एक अच्छी पर्सनैलिटी होगा, तो उसको लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए डेवलपमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो आगे मैनेजर से आगे मतलब कंपनी का ओनर तक बन सकता है। मतलब ओनर तो नहीं बोलोगे, लेकिन आप बोल सकते हो कि ओनर जैसा, मतलब जैसे सीएमडीज होते हैं वो बन सकता है। तो मतलब उनके पास अगर पर्सनल डेवलपमेंट उनकी अच्छी नहीं होगी तो वो बंदे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट को अच्छे से मतलब जो स्पीचेस देनी पड़ती हैं उनको वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे वो लोग। अब बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखो ये दो तरह के हैं। बेनिफिट्स टू द पीपल भी हो सकता है ट्रेनिंग से, और बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेते हैं। एक सिस्टमेटिक लर्निंग हो जाती है बंदे की। इससे क्या होगा, हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा यार आपको भी। किस जॉब के लिए किस बंदे को लगाना है, आपको पता है कि इसकी स्किल सेट अच्छी है तो आप इस बंदे को लगाओगे, उसकी ट्रेनिंग उसमें अच्छी हुई है, तो आपका वेस्टेज ऑफ एफर्ट और मनी कम होगा, उसकी बंदे की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, क्योंकि वो बंदे में स्किल सेट अच्छा हो गया है। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो बंदा काम आ सकता है, और उस बंदे का मोराल भी अच्छा रहेगा। उसको पता है कि यार मुझे ये काम आता है, वो जानबूझ के छुट्टियां नहीं करेगा। और इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि जब जैसे जैसे उस बंदे की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उस बंदे में भी आप स्किल सेट इंप्रूव कर रहे हो, तो वो बंदे में ट्रेनिंग के द्वारा आप जो स्किल सेट इंप्रूव कर रहे हो तो वो अडेप्ट कर जाएगा जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें। अब बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय के, पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स देखे थे, अब हम एम्प्लॉय के बेनिफिट्स क्या हैं। उसका स्किल सेट और नॉलेज इंप्रूव होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, वो मशीन्स को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि मशीन चलाने के लिए आजकल नई नई मशीन आ गई हैं, उसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, तो वो ट्रेनिंग उसमें अच्छी हो जाएगी, तो वो उस मशीन को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। उसका सेटिस्फेक्शन होगा, मोरल हाई रहेगा, क्योंकि उसको वो काम आता है। अब ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में तीनों में अंतर क्या है, मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखो ट्रेनिंग इज ऑनगोइंग प्रोसेस, वो चलती रहती है, ठीक है। मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है बट एक शॉर्ट टाइम के लिए, बट जो डेवलपमेंट है वो चलती ही रहेगी। अब सोचो इसको कैसे,
ट्रेनिंग क्या है कि आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इवेंट ऑर्गेनाइज करके आपने बोला कि मैंने यार इसको ना प्रोसेस के रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, मतलब मान लो 3 दिन चली, 3 दिन के बाद ही खत्म हो गई। बट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट तो यार ऑनगोइंग है, वो तो बंदा सीखता रहता है खुद ब खुद। जैसे मैनेजर है, वो डेली काम पे जाता है, तो डेली काम पे जाके वो कुछ ना कुछ दूसरे बंदों से सीखता है, तो उसकी डेवलपमेंट होती जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड एजुकेशन जो कि मतलब हर सेकंड एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है। ट्रेनिंग क्या था? ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था कंपनी के हित के लिए ही सिर्फ जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं। डेवलपमेंट में वाइडर टॉपिक्स हो सकते हैं, और एजुकेशन तो आपको पता ही है जो उस फील्ड के रिलेटेड है एजुकेशन, या फिर जो उसके पर्सनल रिलेटेड एजुकेशन है। एजुकेशन इज अ कंबाइंड ऑफ एवरीथिंग, मतलब इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉयज को बोलते हैं एजुकेशन। और डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द पर्सनैलिटी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। दोनों में ब्रीफ कंपैरिजन हम देख लेते हैं। ये एक लर्निंग स्पेसिफिक बिहेवियर्स के ऊपर काम करता है, और ये क्या करता है? इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड डेवलप्ड जजमेंट। इसमें जजमेंट आता है बंदे में, मतलब उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है। ये शॉर्टर टर्म के लिए होता है, ये तो मतलब लॉन्गर टर्म के लिए जो उसके साथ चलेगा ही चलेगा। ठीक है, मान लो कि इसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, तो उसको मान लो कि प्रोसेस के रिलेटेड ट्रेनिंग दी थी, अब उसको उसको डिजाइन के रिलेटेड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें इसकी कोई पर्सनल ग्रोथ हुई है, इस बंदे का बिहेवियर अच्छा हुआ है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके भी इसको यूज कर सकता है। इफेक्टिवनेस मेजर्स क्या है? देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इस बंदे की प्रोसेस के रिलेटेड ट्रेनिंग कर दी, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो उसका क्या होगा? उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो काम अच्छा करेगा, उसका अप्रेजल अच्छा हो जाएगा। और डेवलपमेंट में क्या होगा? क्वालिफाइड पीपल अवेलेबल व्हेन नीडेड, मतलब एक बंदे को आप मतलब उस डेवलपमेंट में आप बोल दो कि आप उसको एक जो वर्कर था, नॉन एजुकेटेड था, आप उसको आईटीआई करा दिए, उसको आपने मतलब उसकी ट्रेनिंग नहीं बोलते, इसको आप डेवलपमेंट बोलते हैं, उस बंदे का डेवलपमेंट कर दिया, तो उससे वो बंदे को जब जब भी हमें उस बंदे की क्वालिफाइड बंदे की जरूरत होगी, तो वह हम उस बंदे को यूज कर पाएंगे। तो इसका हमें कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा, हमें बाहर से रिक्रूटमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हम अपने खुद से रिक्रूटमेंट कर लेंगे, जिससे कि कॉस्ट भी कम होगी और हमें खुद बंदों का मोराल भी हाई कर देंगे हम। अब ट्रेनिंग मेथड क्या हो सकते हैं? दो मेथड्स हो सकते हैं, ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड्स। अब इसका मतलब समझ लो। ऑन द जॉब मेथड क्या होता है कि जो मतलब जैसे आपने ट्रेनिंग देनी है बंदों को, ट्रेनिंग देने के लिए जो आप मतलब जॉब में ही दे दो, जॉब के दौरान ही दे दो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं पे बंदों को बुलाओ और वहां पे उसको ट्रेनिंग दे दो जहां पे वो काम करना है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब मेथड। और सेकंड होता है कि आपने क्या किया, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ही है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट में है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो इस बंदे को आप क्या करते हो कि इस बंदे को आप ना एक छोटी सी जगह पे पहले एक छोटी सी मशीन लगा देते हो कि यार आप तुम पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद अगर तुम सही हो गए तो फिर तुम्हें मशीन पे भेजेंगे। तो ऑन द जॉब मेथड होता है जहाँ पे मशीन पे ही उसको भेज देना, और ऑफ द जॉब मेथड होता है कि उसको जॉब से अलग जगह पे उसको ट्रेनिंग देना। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स ऑन द जॉब मेथड में सबसे पहला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है कि जैसे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं ना, इनको मतलब इनको एक मास्टर वर्कर के अंडर रखा जाता है, मतलब जो इस काम में एक्सपर्ट है। तो अप्रेंटिसशिप हर कंपनी चलाती है, उसको चलाना है मतलब जरूरी है, 6 मंथ्स के लिए बेसिकली चलाई जाती है। तो इसमें इन बंदों को नॉलेज गेन करवाया जाता है, इस बंदे के अंडर डाला जाता है, मास्टर वर्कर के अंडर डाला जाता है। तो ये बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको पूरा ट्रेनिंग देना। अब नेक्स्ट है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है कि जैसे आप सुनते हो कि कोच क्या करते हैं कि स्पिरिट गाइड के अंडर डालते हैं। स्पिरिट गाइड क्या करते हैं? ट्रेनिंग को सबसे बेसिक से लेके उनको एडवांस चीजों के बारे में उनको नॉलेज देते हैं, और उनकी जो क्वारीज होती हैं उनको सोल्व करते हैं, जिससे कि बंदे की कोचिंग अच्छी हो जाए। इंटर्नशिप ट्रेनिंग से आपको पता है कि जैसे एक कॉलेज का स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, उसकी इंटर्नशिप प्रोग्राम लगता है, तो वो एक फैक्ट्री में जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, वहां पे जाके 6 महीने या फिर जैसा भी उस इंस्टीट्यूट का मतलब टाइम ड्यूरेशन रहता है, 3 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग करने जाता है। ठीक है, तो उससे उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब मेथड। उसमें उसको क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और उसकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। जो उसने थ्योरेटिकल पढ़ा होता है वो उसको यूज करता है वहां पे जाके। जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि एक ट्रेनी है, ट्रेनी को आप क्या करो, एक डिपार्टमेंट में ही उसको ट्रेन करते रहो। बट दूसरा मेथड क्या है कि उसको आप दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में भी भेजते रहो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक ट्रेनिंग को आप अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजते रहो, जिससे कि उसको वाइडर एक्टिविटीज के बारे में नॉलेज हो जाए और वो कंपनी का एक एसेट बन जाए, जिसको आप बाद में यूज कर पाओ। तो ये सारे थे ऑन द जॉब मेथड। अब ऑफ द जॉब मेथड में आते हैं क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस।
अब इसमें क्या होता है कि आपको देखो, आपको ना मतलब जैसे आपकी रिक्रूटमेंट हुई ना, रिक्रूटमेंट होने के बाद आपको क्या करेंगे, एक मतलब सेमिनार हॉल में लेके जाएंगे, वहां हमको आपको कंपनी के बारे में सारा कुछ बता देंगे। तो वो होता है ऑफ द जॉब मेथड। दूसरा होता है फिल्म्स। अब आपको जैसे कोई बंदा लेक्चर दे रहा है या कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो वो आप सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, तो वो उसको आपको एक फिल्म के रूप में दिखाता है, जिससे कि आपका मतलब आपको डेमोन्स्ट्रेट अच्छे से हो जाए। तीसरा है कि केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है कि जैसे मैनेजर रोज काम करते हैं, तो रोज काम करते हुए ना उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो एक प्रॉब्लम को उठाते हैं और उसको वो बताते हैं कि वो कैसे उसने उनको सॉल्व किया। तो केस स्टडी से क्या होता है कि एक जो बंदा रिक्रूट हुआ होता है उसको पूरा पता लग जाता है कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी और हम उससे कैसे मतलब उससे निकल पाएंगे। अब फोर्थ पॉइंट इनोवेटिव मेथड है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग में सिमुलेशन के रूप में काम होता है। जैसे कि मान लो कि एक मशीन काम करती है, तो मशीन कैसे काम करती है वो आपको कंप्यूटर के ऊपर, जैसे आप NX9 आप देखो, एक मतलब सॉफ्टवेयर है मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब सिमुलेशन करके ही आपको पता लग जाता है। जैसे आप लेथ मशीन चला रहे हो, तो लेथ मशीन का ही मतलब सिमुलेशन हो जाता है वहां पे। मतलब एक कटर होता है, ठीक है, कटर जो वर्क पीस के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो पूरा आपका पूरा आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप मशीन के ऊपर काम कर रहे हो। तो कंप्यूटर मॉडलिंग में वो होता है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मशीन को, एक छोटी सी मशीन एक अलग जगह पे रख दी जाती है कि अगर आप यहाँ पे अच्छे से काम करोगे तो आपको हम मतलब जॉब के ऊपर लेके जाएंगे। तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग हम बोलते हैं दैट employees learn their jobs on the equipment they will be using but the training is connected away from the actual work floor। ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो आप एक पैकेज बनाते हो, मतलब एक बड़ा काम है जो उसको सिखाना है, एक बड़ा काम है, ठीक है, उसको सिखाना है, उसको आप छोटे छोटे काम में डिवाइड करते हो। तो फिर पहले आप उसको यहाँ पे लेके जाते हो, अगर ये काम अच्छा करता है तो वो ऑटोमेटिकली अगले काम में चला जाता है, फिर अगले काम में चला जाता है। तो उसको आप प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के रूप में आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो। तो ये थे सारे ऑफ द जॉब मेथड्स। अब ब्रीफ में समझ लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले मीनिंग क्या था, राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाने का काम है स्टाफिंग का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते थे, हमने वर्कफोर्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको मतलब मैन पावर असेसमेंट करना है। मैन पावर असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस भी कर सकते हो, वर्कफोर्स एनालिसिस भी कर सकते हो। वर्कलोड से आपको पता लगेगा कितने बंदे चाहिए, वर्कफोर्स से आपको पता लगेगा कि कितने बंदे ओवर स्टाफ्ड हैं, अंडर स्टाफ्ड हैं, वो आपको पता लगेगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उनकी रिक्रूटमेंट कर लोगे, जितने बंदों की आपको मतलब एक पूल बनाओगे, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का पूल बनाओगे। फिर आप उसमें से मतलब सिलेक्ट करोगे। सिलेक्शन का मैंने आपको मेथड बताया था। फिर आप उनकी प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन करोगे, मतलब उनको जॉब पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास लेके जाओगे। आप उनको बताओगे आपने इसने ये काम करना है। उसके बाद उसके प्रमोशन का ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर उसका अप्रेजल करोगे, मतलब अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा पैसा दोगे, उसके अच्छा फीडबैक दोगे। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट करोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे। ये सारे काम थे जो हमने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। अब नीड क्यों थी, नीड इसलिए थी क्योंकि टेक्नोलॉजी देखो बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा है, और कॉम्पिटेंसी मतलब ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आ गए हैं। तो इन सभी को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है, बंदे में स्किल सेट इंप्रूव करना है। बंदे को ऐसा बंदा लेके आना है जो इन चीजों के साथ डील कर सके। तो ये था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट था स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक छोटी कंपनी मैंने आपको बताया था, उसमें तो मैनेजर को सारे काम करने पड़ते थे, लेकिन अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हुई तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ी, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, उसमें हर डिपार्टमेंट में अलग स्पेशलाइज बंदा चाहिए। इवॉल्व कैसे हुआ था, जैसे पहले ट्रेड यूनियन थी, फिर एक वेलफेयर ऑफिसर आया था, फिर एक पर्सनल ऑफिसर आया, फिर एक पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिसर आया, फिर उसके बाद एक पूरा डिपार्टमेंट ही आ गया, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई है, तो उनको डील करने के लिए अलग एक डिपार्टमेंट चाहिए था। अब स्टाफिंग प्रोसेस में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट को असेस किया, वर्कलोड एनालिसिस किया, वर्कफोर्स एनालिसिस किया, उसके रिक्रूटमेंट की, ठीक है। उसमें से आपने मतलब जो अच्छे कैंडिडेट्स थे उनको सिलेक्ट किया, उनको ओरिएंटेशन, उनको फेमिलराइज करवाया, उसके बाद उनको प्लेसमेंट की, उनकी जॉब के ऊपर लेके गए, और उसके बाद उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में जो था उसमें सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट थे वो दो तरह के थे, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज क्या थे, जो कंपनी के अंदर ही आप ट्रांसफर कर दो लोगों को, जहाँ उनका प्रमोशन कर दो। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या थे, जैसे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देख लो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या था कि आप कंपनी के नोटिस बोर्ड में लगा दो, बाहर लोग खड़े हैं, उन लोगों में से आप सिलेक्ट कर लो, उनको हम कैजुअल और बदली लोग बोलते थे। कैजुअल कॉलर्स में क्या था कि हम बाहर से लोगों को एक पूल बना रहे थे, उनको टेलीफोन नंबर ले रहे थे, जब भी हमें जरूरत होगी हम
उनको फोन करके बुला लेंगे। एडवर्टीजमेंट्स में क्या था, जैसे कि न्यूज़पेपर में दे दो, आप मल्टीमीडिया में दे दो, मतलब कहीं पे भी आप उसको दे सकते हो। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप वाइडर चॉइस हो जाती है, आपको ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है, जिसमें वो इंटरलिंक बनता है, जिसमें एम्प्लॉयर्स और जॉब सीकर्स के बीच में, ताकि मतलब जिसको जरूरत हो वो उनको बता सके कि यहाँ से आप अच्छे कैंडिडेट्स ले सकते हो। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, मैंने आपको बताया कि जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ये लोग मतलब प्रोफेशनली काम करते हैं, इनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा रहता है जो कि कंपनीज को गाइड करते हैं। और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, जो कि मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स है, उनके जो वहाँ पे मतलब कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब उनके रिलेटेड जो कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पे उनके पास बायोडाटा होता है उन बंदों का, और उन कंपनीज को वो गाइड करते हैं कि आप ये वाले बंदों को सिलेक्ट करो। कैंपस रिक्रूटमेंट में मैंने आपको बताया कि कंपनीज बाहर से आती हैं और कैंपस में जाती हैं, कैंपस के साथ अच्छी लाइजनिंग होनी चाहिए उनकी, और वो वहां से बंदों को रिक्रूट करती है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं कंपनीज में, वो बंदों में से ही आप अच्छे उनके मतलब रिलेटिव्स को ले लो, उनके दोस्तों को ले लो, वही बंदों को आप रिक्रूट करते हो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या था, एक बंदा जो कॉन्ट्रैक्टर है वहां पे, वो उसको आप बोलते हो कि आपके पास बहुत बहुत सारी वर्क फोर्स है, आप उनमें से कुछ बंदों को यहाँ पे ले आओ। उसका डीमेरिट क्या था कि आप जब भी ये बंदा लेबर कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो उसके साथ वो बंदे वर्कर्स भी चले जाएंगे, तो ये आपकी कंपनी के लिए नुकसान होगा। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन पे आप उसको टेलीकास्ट कर दो, वेब पब्लिशिंग जैसे naukri.com या ppsc.government.in पे आप डाल दो। तो ये सारे थे मतलब सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बताया था, आपके पास मतलब सबसे पहले क्या करता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, जिसमें कि आपके जो अनवांटेड एप्लीकेशन होती हैं जो आपको नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर देते हो। सिलेक्शन टेस्ट होता है, टेस्ट में रिटन टेस्ट में आपके बहुत सारे हो सकते हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट भी हो सकता है। इंटेलिजेंसी टेस्ट में क्या होता है, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग चेक होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट में एबिलिटी टू न्यू स्किल्स, मतलब न्यू स्किल्स को कितनी जल्दी ग्रैब कर सकता है वो चेक होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में उसमें इमोशन चेक होता है, उसका मतलब उसकी मेच्योरिटी चेक होती है। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, उसकी नॉलेज चेक होती है। इंटरेस्ट टेस्ट में उसका इंटरेस्ट चेक होता है कि वो इंटरेस्टेड है अभी कंपनी के लिए, नहीं होता। और उसके बाद उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, उसका मतलब एम्प्लॉयमेंट से पहले मतलब इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, फिर उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है, ताकि मतलब वो बंदा मतलब जो है मतलब मान लो कि ये बंदा है, का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप उसको सिलेक्ट करते हो। जैसे कि कैट में आप देखोगे उसका बैकग्राउंड चेक होता है, ठीक है। सिलेक्शन डिसीजन ले लिया आपने, बंदा रिक्रूट करना है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करना कि वो बंदा आपकी कंपनी के लिए फिट है, फिर उसको जॉब ऑफर करना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बताया था कि उस बंदे से मतलब अटेस्टेशन फॉर्म लिया जाता है, उसकी उसमें पूरी डिटेल रहती है उस बंदे की। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो बंदों को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। उसकी ट्रेनिंग में क्या अंतर, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में ट्रेनिंग है जो वो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उस बंदे में न्यू स्किल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो इम्प्रूव हो। डेवलपमेंट में उसकी ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम किया जाता है। अब ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया कि उसको न्यू स्किल्स एबिलिटीज उसमें इम्पार्ट करना जो कंपनी के हित के लिए हो। एजुकेशन में मैंने आपको बताया कि उसको अंडरस्टैंड कराना, उसको सारी नॉलेज देनी, कंपनी की जो पॉलिसीज हैं और जो उसके प्रोसेस हैं उसको समझाना। डेवलपमेंट में उसकी ओवरऑल ग्रोथ कर देना। ट्रेनिंग मेथड कौन से थे, ऑन द जॉब मेथड, ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड थे वो थे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, ठीक है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स क्या थे कि जैसे कि मान लो कि जैसे लेबर, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गया, तो उसको एक मास्टर वर्कर के अंडर रखा जाता है जो उसको गाइड करता है। कोचिंग में उसको सुपीरियर गाइड करता है, ठीक है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसको समझाता है प्रोसेस को। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं 2 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए नहीं जाते, मतलब कम टाइम के लिए जाते हैं। पहले का टाइम था जब लोग इतना इतना टाइम में इंटर्नशिप किए हैं, अब तो 6 महीने के लिए या फिर मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए भी करते हैं लोग इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन का मतलब क्या है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया कि ताकि मतलब उस बंदे को मतलब वाइडर नॉलेज हो जाए सारे डिपार्टमेंट्स की। ऑफ द जॉब मेथड क्या थे कि उसको कॉन्फ्रेंस के रूप में उसको पढ़ा देना, लेक्चर देके पढ़ाना, उसको फिल्म दिखा देनी, उसको केस स्टडी दे देनी, मतलब जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड उसको दे देना। कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब सिमुलेशन दे देना, जैसे मैंने आपको बताया NX9 में क्या होता है कि पूरा का पूरा लेथ कंप्यूटर पे चलता दिखता है। वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक अलग जगह एक छोटे से रूम में वो मशीन लगा के आपने उस मशीन पे उसको फेमिलियर करा देना उस ट्रेन के साथ। और उसके बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो बड़ा काम था उसको छोटे छोटे काम में सीक्वेंस वाइज लगाना, अभी वो काम पहले एक काम को सीखे फिर उसके बाद दूसरे काम को सीखे। तो ये था ऑफ द जॉब मेथड्स।
अब एमसीक्यूज ट्राई कर लेते हैं। आप इतना डिटेल में पढ़ाया गया, आप एमसीक्यूज बहुत ही जल्दी सोल्व कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा नहीं है? कैंपस रिक्रूटमेंट क्या था? एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, कैजुअल कलर्स क्या था? अपने बंदों का पूल बनाया, जब हमें चाहिए तब फोन करके बुला लेंगे, बाहर से बुलाएंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या था कि नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, बाहर से बंदे आएंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट में बाहर से कैंपस में जाके करेंगे। तो प्रमोशन तो इंटरनल था, इंटरनल इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉय फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर से हम क्या करते हैं, ट्रांसफर से हम क्या करते हैं कि जो जहाँ पे ओवर स्टाफ बंदे हैं वहां से लेके हम जहां पे बंदे कम है वहां पे लगा देते हैं। तो ट्रांसफर इज अ गुड चॉइस हियर। Under this method of recruitment, a notice is placed on the notice board of the organization containing the details of the jobs available. Notice board में क्या लगा रहे थे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लगा रहे थे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या था कि नोटिस बोर्ड पे बाहर लगा देते थे, जो कैजुअल बदली से हमें कुछ टाइम के लिए चाहिए वो आते थे और उनको आप मतलब एम्प्लॉयमेंट दे देते थे। तो इसमें से डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? तो ट्रांसफर क्या था? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट था। Which of the following is not an advantage of using external source of recruitment? देखो एक्सटर्नल सोर्स की पहले आप एडवांटेजेस देखो क्या थी। क्वालिफाइड पर्सन मिलता था आपको, वाइडर चॉइस मिलती थी, फ्रेश टैलेंट मिलता था, इकोनॉमिकल नहीं था। तो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डिसएडवांटेज देख लो। डिसैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होता था, लेंथी प्रोसेस, ये भी है। द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस, ये नहीं है, गलत है ये। कॉस्टली प्रोसेस भी था, ठीक है। ये सारी डिसएडवांटेज थी बट ये नहीं थी सी। इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। करियर ओरिएंटेड प्रोसेस क्या? सिलेक्शन इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि सिलेक्शन होगी तो यार उसका करियर बनेगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। लेके आना, उसका ट्रेनिंग करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको सेटिस्फाई करना स्टाफिंग का काम है। This analysis would enable an assessment of the number and types of human resources necessary for the performance of various jobs। मतलब असेसमेंट करना। तो असेसमेंट किस में करते थे? वर्कलोड एनालिसिस में करते थे। This analysis would reveal the number and type of human resource available, भी कितने कहाँ पे अंडरस्टाफ्ड है, कहीं पे ओवरस्टाफ्ड है। तो वो आपको क्या बताता था? वर्कफोर्स एनालिसिस बताता था आपको। वर्कफोर्स एनालिसिस would enable to know whether the organization is understaffed, overstaffed, optimally staffed. All of the above is the right answer. It refers to the process of searching for the prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization। रिक्रूटमेंट में क्या करते थे आप? एक मतलब प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉइज था उसको सर्च करते थे और उनको मतलब उनको मोटिवेट करते थे, उनको स्टिमुलेट करते थे कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें। It is the process of choosing from the pool of the prospective job candidates. So selection is the process. It is the process of introducing the selected employees to the other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization. तो इसका मतलब है orientation. It refers to the employee occupying the position or post for which the person has been selected. देखो अब इसका मतलब है प्लेसमेंट। आपने ओरिएंटेशन में उसको फेमिलराइज किया था और रिप्लेसमेंट में क्या किया? उसको उस जॉब पे फिक्स कर देना, उसको बताना कि आप तुमने ये जॉब करनी है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स, मैंने आपको बताया सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव है। The various activities involved in the process of recruitment include identification and assessment of different sources of recruitment, selecting the most suitable source, and inviting application from the prospective candidates. So all of the above is the right answer. It refers to the horizontal movement of employees along the organizational structure. Horizontal movement कैसे होती थी? जब हम आप एक बंदे को, एक डेजिग्नेशन वाले बंदे को, जैसे ये बंदा फंक्शनल मैनेजर है तो इसको पटियाला से गुरदासपुर शिफ्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जिसमें कि उसकी डेजिग्नेशन सेम रहती है। प्रमोशन लीड्स टू, देखो शिफ्टिंग एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन, यस। इंटरेस्टिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। इंक्रीजिंग स्टेटस, यस। तो ऑल ऑफ द अबव। when the employees are given promotions, their motivation increase होगा, loyalty increase होगी, job satisfaction increase होगा, तो all of the above. It is suitable for filling casual vacancies when workload is high or when certain number of permanent workers are absent. तो ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते थे? आप देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते थे, क्योंकि आप नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे तो बाहर से बंदे आते थे, वो बंदों को आप ले लेते थे थोड़े टाइम के लिए जब आपको जरूरत होती थी। Under this method of recruitment, an organization maintains a database of candidates in their offices. तो इसमें क्या है कि जिसमें आप डेटाबेस तैयार करते हो उन लोगों का जिन लोगों की आपको जरूरत है और उनको आप फोन करके बुला लेते हो।
तो बी इज द राइट आंसर। The source of recruitment basically specialize in filling up the vacancies at middle level and top level management, तो उसका आंसर है D. It is a very useful source of recruitment for hiring casual or badly workers to whom compensation is provided on a daily wage basis। तो इसका आंसर क्या है आपका? देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मैंने आपको बताया था कि उनको कैजुअल और बदली वर्कर्स को आप लेके आते हो, नोटिस बोर्ड पे लगा देते हो, जब जरूरत होती है उनसे काम लेते हो और उनको डेली वेज देते हो। Many big organizations maintain a close liaison with the universities, किसमें था? इसमें कैंपस रिक्रूटमेंट में था। ठीक है, दिस टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट। डिसीजन एंड जजमेंट कहाँ पे लेता था? वो इंटेलिजेंसी टेस्ट में लेता था। और जहाँ पे उसका एबिलिटी मतलब न्यू स्किल्स के लिए रिलेटेड उसकी एबिलिटी थी तो उसको हम बोलते थे एप्टीट्यूड टेस्ट। और जहाँ पे उसकी नॉलेज के रिलेटेड प्रोफेशंस के रिलेटेड मतलब एरिया ऑफ प्रोफेशन था तो वो उसको हम बोलते थे ट्रेड टेस्ट। These tests are used to know the pattern of interest or involvement of a interest। तो इंटरेस्ट टेस्ट था ये। Which of the following is not a benefit of training and development to an organization? Help to avoid wastage of effort, enhance employee productivity, lead to better career of the individual and reduce absenteeism and increase employee turnover। देखो इसमें से कौन सा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब बेनिफिट नहीं है? देखो ये तो है वेस्टेज और मनी को अवॉइड करता है, इनहांस प्रोडक्टिविटी भी वो करता है, रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर भी करता है। लीड टू बेटर करियर के लिए क्या था? मैंने आपको बताया था कि बेटर करियर के लिए तो यार मतलब उसके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का करियर चाहिए। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सी इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग? अप्रेंटिसशिप ऑन द जॉब है, इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऑन द जॉब है, वेस्टिबल ट्रेनिंग ऑन द जॉब है। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको मतलब उस कंपनी के बारे में ब्रीफ किया जाता है, इंडक्शन प्रोग्राम चलाया जाता है जब कंपनी के बारे में, तो उसमें आपको ना एक सेमिनार मतलब वीडियो के थ्रू आपको समझाया जाता है, मतलब लेक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है कि आपकी कंपनी कैसी है, तो वो ऑफ द जॉब मेथड है। Under this method of trainee is put under the guidance of a master worker। तो मास्टर वर्कर कहाँ पे था? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में था। This type of training method is adopted when employees have to handle sophisticated machinery and equipment at their workplace। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या था? वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या था कि जैसे एक बंदा था, उसको एक मशीन चलानी है तो उसको एक अलग जगह पे छोटी सी मशीन के ऊपर पहले उसको काम करवाया जाता है। अगर वो मशीन के साथ अच्छे से काम कर पाता है तो उसको वहां पे जॉब पे लेके जाया जाता है। This type of training is provided to the new employees of your organization in order to familiarize them with the organization rules and policies। तो इसमें क्या था? आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको मतलब मैंने आपको बताया कि आपको जब आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी में सबसे पहले आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उसमें आपको लेक्चर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और मतलब बहुत सारी चीजों के थ्रू आपको उस कंपनी के बारे में उसके रूल्स रेगुलेशन को बताया जाता है। Which of the following activities lies within the scope of human resource department? देखो इंसेंटिव बनाना, कंपनसेशन बनाना, ये भी इसका काम है, लेबर रिलेशंस के रिलेटेड भी काम है, सोशल वेलफेयर के रिलेटेड भी काम है, तो ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहले क्या था? मैन पावर रिक्वायरमेंट को असेस करना, फिर रिक्रूटमेंट करना, फिर सिलेक्शन करना, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करना। सो डी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेकिंग करना, ठीक है, सब ये तो गलत हो गया। तो सबसे पहले देखो आपने क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा हाँ ठीक है, तो आपने क्या किया? देखो आपने सबसे पहले ये जो पहले वाली चीज थी ना, जैसे सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, जैसे आप यहाँ तक आ जाओ, मैन पावर रिक्वायरमेंट किया, रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, प्लेसमेंट किया, ओरिएंटेशन किया, उसके बाद उसको रेफरेंस बैकग्राउंड आपने चेक किया, ठीक है, उसके बाद आपने सिलेक्शन डिसीजन लिया, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन किया उन बंदों का जिसको आपने सिलेक्शन डिसीजन लिया, फिर उनको जॉब ऑफर देना, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना। तो डी इज द राइट आंसर। Kundan Laya joined a food processing unit as a factory worker since he was expected to work on sophisticated machinery। जहाँ पे मशीनरी की बात आ गई वहां पे वेस्टिबल ट्रेनिंग की बात आ जाएगी। तो ये था मतलब स्टाफिंग का टोटल वीडियो। मतलब ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यार एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना और याद रखना। चलो ओके, थैंक यू।